हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। आज जो हम बात करने वाले हैं भाई, हमारे पास लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर दूसरा है। भाई इससे पहले हमने इसका जो चैप्टर पहला किया है, अगर देखो तुमने उस चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये चैप्टर तुम्हें थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो जिसने नहीं देखा पहले उस वाला चैप्टर को देख लो, उसके बाद हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो भाई पहले हम बात करते हैं कि जो चैप्टर का नाम संघवाद है, संघवाद का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर सिंपल शब्दों में बोलो भाई, संघवाद का मतलब है कि एक तरीके से मान लो संगठित रहना। संगठित रहने, देखो संगठित रहने का विचार है, मतलब कि एक साथ मिलजुल के रहने का विचार है। ठीक है, अब जो इसका देखो, जो पहले चीज संघ है, संघ का मतलब क्या होता है? संगठन। संगठन को इंग्लिश में ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और वाद की बात करें तो इसको बोलते हैं विचार। ठीक, तो जब भी लोगों के विचार एक जैसे मैच करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? संघवाद। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, उनके विचार अगर एक जैसे हैं, हम क्या बोलते हैं? इनको संघवाद है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं। देखो मेरे पास है कि संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है भाई, मतलब कि ना लोगों के ग्रुप प्रणाली है जिसमें दो स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। इसमें भाई क्या होता है कि दो स्तर के लोग होते हैं। ठीक है, मतलब अलग अलग स्तर के लोग होते हैं, उनको मिलाया जाता है। ठीक है, करिए इसमें एक संघीय, इसको बोलते हैं केंद्रीय। केंद्र का मतलब भाई जो एकदम सेंटर में होता है। वो कह रहे हैं कि इसमें एक संघीय स्तर की सरकार और दूसरी प्रांतीय स्तर की सरकारें होती हैं। तो देखो भाई, जो मेरे पास है, अगर बोलते हैं कि संधि का मतलब क्या है, संधि का मेरे पास मतलब हो जाएगा कि देखो जो इसमें जो केंद्रीय है, जो पूरे देश पे चलती है। ठीक है, दूसरा मेरे पास है प्रांतीय। तो प्रांत का मतलब क्या होता है भाई? प्रांत का जो मेरे पास मतलब निकल के आता है वो होता है कोई सा राज्य, जैसे मान लो कि दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इस तरीके से। देखो भाई, अब जो अगला मेरे पास है उसको हम बोलते हैं संघीय व्यवस्था। तो हम बात करते हैं भाई संघीय व्यवस्था मेरे पास क्या होती है। देखो, तो कह रहे कि संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। ठीक है, दो या दो से, मैं जिसको पहले बोलते हैं संघीय शासन। देखो मैंने कहा भाई, जो मेरे पास संघीय शासन है, संघीय शासन व्यवस्था में सत्ता का वितरण, जो सत्ता को जो बांटते हैं ना, ठीक है, वो दो या दो से अधिक स्तर पर किया जाता है। तो उसमें हम वही वाली बातें करेंगे तो कह रहे कि व्यवस्था में सर्वोच्च सर्वोच्च जो व्यवस्था सत्ता केंद्र सरकार है, वह उसके विभिन्न छोटी इकाई के मध्य बटी होती है। देखो मैं क्या भाई, एक तो इसमें जो केंद्र सरकार है, जैसे मान लो कि मोदी जी हो गए। ठीक है, उसके बाद ना मोदी जी के अंदर क्या है? केजरीवाल है। केजरीवाल क्या दिल्ली के अंदर पूरा राज कर रहा है। ठीक है, तो ये कह रहे कि आमतौर पर इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। ठीक है भाई, मेरे पास क्या होता है कि एक क्या होता है, एक में ना पूरा जो देश है, एक के कंट्रोल में पूरा देश होता है। ठीक है, देखो कह रहे कि फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती हैं। देखो एक होता है जिसमें पूरा देश है, फिर एक होता है कि राज्य के स्तर पर, दूसरा होता है या फिर प्रांत के स्तर, जिसको प्रांत बोलते हैं। तो राज्य प्रांत दोनों एक ही बात है। इस तरह की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। जैसे मान लो भाई कि पूरे देश पे, पूरे इंडिया पे क्या है? मोदी जी है। ठीक है, और दिल्ली में कौन है? केजरीवाल है। इस तरीके से ना भाई और भी अलग अलग जने होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे सत्ता के इन दोनों देखो कह रहे सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है भाई कि जैसे मान लो कि मोदी जी है, वो पूरे अपने इंडिया पे काम करती है, और जो केजरीवाल है वो पूरे दिल्ली पे उसका कंट्रोल रहेगा। तो इनका पूरा पूरा कंट्रोल है, कोई इनको मतलब कि एक तरीके से मान लो उस जगह से हटा नहीं सकता, या फिर उनको किसी बात से छेड़ नहीं सकता है। अब अगली बात मेरे पास है कि संघीय शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। कुछ कुछ विशेषताएं जो संघीय शासन की है वो क्या है? सबसे पहला, संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्र सरकार और अन्य सरकार में बटी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, एक तो केंद्र सरकार होगी और दूसरे में उसके अन्य सरकार, इनमें बटी होती है। फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास जो है भाई, केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषय पर कानून बनाती है। मतलब जो केंद्र सरकार होती है वो पूरे देश के बारे में सोच के कानून बनाती है, और राज्य सरकार सिर्फ एक राज्य से संबंधित विषय पर कानून बनाती है। जैसे मैंने बोला मोदी जी हैं, वो पूरे देश को लेकर कानून बनवाएंगे, और जो केजरीवाल है वो सिर्फ दिल्ली को लेकर कानून बनवाएगा। तीसरा जो मेरे पास पॉइंट है भाई, दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। भाई देखो जितनी भी सरकार है वो क्या अपने स्तर पे अपने हिसाब से अच्छा अच्छा काम करते हैं, जो उन्हें काम करना होता है। अगला भाई, संघीय व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है। जो संघीय व्यवस्था है उसमें दो या दो से अधिक स्तर की सरकार है। ठीक है, तो कह रहे कि अलग अलग स्तर की सरकार द्वारा एक ही नागरिक समूह पर शासन होता है। जिससे मान लो कि भाई मोदी जी है। ठीक है, मोदी जी क्या है कि हम सब पे राज करते हैं, लेकिन अगर राज्य की बात करें, ठीक है, इनका तो पूरे पूरे भारत पे राज है, इनका पूरे पूरे भारत पे राज है। लेकिन अगर हम अगली बात करते हैं, जैसे मैं बोल दूं केजरीवाल की। ठीक है, जो केजरीवाल है वो सिर्फ दिल्ली के लोगों पर राज करता है।
ठीक। तो ऐसे ही ना हम बोल सकते हैं कि मोदी भी हमारे ऊपर राज कर रहा है और क्या केजरीवाल भी हमारे पर राज कर रहा है। ठीक है। अब भाई कुछ कुछ बात और है मेरे पास। देखिए सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है। ठीक है। भाई सरकार के पास जो जो अधिकार है, ठीक है, जहां जहां पे सरकार अपना नियंत्रण चला सकती है, वहां पे क्या भाई वो सारे सारे ना संविधान में लिखे हुए, सारी बात संविधान में लिखे हैं कि सरकार सिर्फ यहाँ पे अपना हक चला सकती है, तो कहाँ पे हक नहीं चला सकती। अगला, संविधान के मौलिक प्रावधान हो, भाई प्रावधान का मतलब है कानून। ठीक है। तो मौलिक प्रावधान में उसके जो ऐसे कानून जो होने चाहिए। तो संविधान के मौलिक प्रावधान में बदलाव का अधिकार दोनों स्तर की सरकार की सहमति से ही संभव होता है। अगर हमें ना भाई मान के चलो कि कुछ ऐसे प्रावधान है, कुछ ऐसे कानून है जो लोगों के लिए बहुत जरूरी है, अगर उसमें चेंज करना चाहते हैं तो भाई इसमें दोनों सरकार, जो दो स्तर की सरकार है, एक तो मैं उसका भाई जिसको बोलते हैं केंद्र सरकार, ठीक है, दूसरा देखो एक उसका केंद्र सरकार है, अगला में बस राष्ट्र सरकार। ठीक है। या फिर जिसको बोल सकते हैं कि राज्य सरकार, या जिसको बोलते हैं प्रांतीय सरकार। इन दोनों की मर्जी चाहिए होती है, वरना तुम कानून को चेंज नहीं कर पाओगे। अगली चीज, भाई हमसे कह रहे हैं कि अदालतों को संविधान और सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। भाई जो अदालत है, ठीक है, वो संविधान या फिर जो सरकार है उनके जो जो अधिकार है उन सबको समझाती है लोगों को कि भाई कि सरकार के पास ये पावर है, ये पावर है, ये सारी सारी बात क्या उन्हें समझाती है। नेक्स्ट मेरे पास है कि वित्तीय स्वायत्ता, मतलब कि ना जो भी पैसों से संबंधित बात होती है ना, वो सारे के सारे क्या अलग स्रोतों पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि मोदी को पैसे पूरे देश से आते हैं और जो केजरीवाल है उसको सिर्फ पैसे दिल्ली से आते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है भाई, वो कह रहा है मूल उद्देश्य क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करते हुए देशों की एकता की सुरक्षा और उसे बढ़ावा देना। देखो भाई अगला उद्देश्य क्या है, जो हमारे पास जो संघीय व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो ये है कि जो जो अलग अलग लोग हैं, फिर जो मान लो कि जो अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, वो सारे के सारे क्या है कि भाई जो जो काम करते हैं उन सबको ना उनकी एक तरीके से मान लो सुरक्षा प्रदान की जाए। जैसे मान लो कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि हिंदू है, ठीक है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। मान लो ईसाई लोग बहुत ही कम है, ठीक है, तो ईसाई लोग क्या है कि बहुत ही मतलब कि जैसी सुरक्षा हिंदू मुस्लिम सिख को प्राप्त है ना, वैसी ईसाइयों को भी ऐसी सुरक्षा प्राप्त की जानी चाहिए। अगली बात करते हैं संघवाद की बुराई क्या क्या, संघवाद में कमियां क्या क्या है, ठीक है, फिर संघवाद की सीमाएं क्या है। मैं तीनों बात बोल दी, ठीक है, कि संघवाद की बुराई, कमियां, फिर सीमाएं, तीनों का मतलब एक ही होता है। सबसे पहला, केंद्र सरकार का अधिक शक्तिशाली होना। भाई यहाँ पर देखो दिक्कत यहाँ पे जो केंद्रीय सरकार है ज्यादा शक्तिशाली, मतलब कि मोदी जी क्या है ज्यादा पावरफुल है और केजरीवाल के सामने। उसके बाद अगला मेरे पास है कि संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र के पास मतलब कि होना। ऐसा होता है कि अगर ना संविधान में कोई बदलाव करना है तो सिर्फ जो मोदी जी है या फिर बोल सकते हैं कि जो केंद्र सरकार है सिर्फ उसके पास है। और भाई और जो छोटे मोटे जो हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि जो सीएम वगैरह होते हैं उन सबके पास अधिकार नहीं होते। नेक्स्ट पास है संसद को अधिक अधिकार होना। भाई जो संसद है उसको ज्यादा अधिकार है। भाई देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है, मेरे पास एक होती है केंद्र सरकार जो पूरे देश पर चलाती है, दूसरा मेरे पास है राज्य सरकार जिसको हम ना प्रांतीय सरकार भी बोल देते हैं। ठीक है सर। तो तुम एग्जाम्पल समझो, तो जो केंद्र सरकार है इस पे मोदी जी राज कर रहे हैं, ठीक, और अगर मैं सिर्फ दिल्ली का एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे क्या जो केजरीवाल है ये राज कर रहा है। तो हम उसी के बारे में पढ़ते हैं कि भाई यहाँ पे क्या होता है कि इस वाले में जो कह रही है संविधान संशोधन का अधिकार केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है, राज्य सरकार को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट मेरे पास है भाई कि संसद को अधिक अधिकार होना। इसका मतलब ये भाई जो संसद है उसके पास अधिकार ज्यादा है, ठीक, और जो बोल सकते हैं कि इन दोनों के पास अधिकार कम है। तो संसद जो है वो केंद्र सरकार के कंट्रोल में होता है, राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं होता। फिर धन धन संबंधी अधिकारों का केंद्र केंद्र के पास अधिकार होना। भाई पैसों से संबंधित जितने भी अधिकार है वो सारे सारे क्या है कि केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है। फिर नेक्स्ट पास है कि केंद्र सरकार का राज्य सरकार के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप। देखो भाई होता ऐसा है कि जो एक तो मेरे पास केंद्र सरकार है, दूसरे मेरे पास राज्य सरकार है। तो केंद्र सरकार क्या है कि वो बिना बात के राज्य सरकार के मामलों में टांग अड़ा देती है। ठीक है, ये कमियां है इसके अंदर। अब संघवाद के प्रकार की बात करते भाई, तो पहला मेरे पास है साथ आकर संघ बनाना, दूसरा पास है साथ लेकर संघ बनाना। देखो एक तो सारे एक साथ मिले हो, दूसरा पास है कि साथ लेकर किसी दूसरे के पास कुछ सरकार जाती है। देखो एक तो बहुत सारी सरकार मिलके एक सरकार बन गई, और दूसरा मेरे पास है साथ लेकर, मतलब कि किसी दूसरे का सपोर्ट लेके फिर जाकर सरकार को बनाना। ठीक, तो साथ आकर की बात करते हैं
कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र इकाइयों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई का गठन, ठीक है, ये होता है साथ आकर संघ बनाना, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि सभी स्वतंत्र राज्यों की सत्ता एक समान होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे के सारे। दूसरा मेरे पास है साथ लेकर संघ बनाना, एक बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता, आंतरिक विविधता का मतलब देश के अंदर जो अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं उसे बोलते हैं आंतरिक विविधता, को ध्यान में रखते हुए राज्य का गठन केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। मतलब कि ना इसमें क्या है भाई कि राज्य का गठन होता है अलग अलग लोगों को देख के, अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को देख के राज्य का गठन होता है। और उसके आगे बोले मेरे पास भाई केंद्र उसमें क्या होता है अधिक शक्तिशाली, जैसे मतलब कि भारत हो गया और जापान हो गया। भाई नेक्स्ट जो मेरे पास है जिसको बोलते हैं एकात्मक और संघात्मक सरकार के बीच अंतर। भाई एकात्मक और जो संघात्मक सरकार है इनके बीच में अंतर क्या होता है उसकी बातें करते हैं। सबसे पहले मैं भाई जो एकात्मक शासन व्यवस्था है क्या होती है, इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। संविधान में, संविधान का मतलब होता है कानून का ग्रुप, बहुत सारे कानून है, ठीक है, उनका एक समूह, ठीक है। जो कानून का जो समूह होता है हम उसे क्या बोलते हैं भाई, संविधान बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या है केंद्र सरकार बदलाव कर सकती है, फिर शक्ति एक जगह पर केंद्रित होती है, मतलब कि सिर्फ जो राज्य जो एक बोल सकते हैं जो केंद्रीय सरकार है सिर्फ उसके पास सारी शक्ति होती है। अगला इसमें एक ही नागरिक होता है, नागरिकता होती है, इसका मतलब है भाई कि जो भी देखो एक ही नागरिकता होने का मतलब है तुम सिर्फ एक ही सरकार को चुन सकते हो, किसी और को नहीं चुन सकते। दूसरा बात है केंद्र सरकार राज्य शक्ति ले सकती है। भाई जो केंद्र सरकार है वो क्या है राज्य सरकार के ऊपर अपना हुक्म चला सकती है। दूसरा मेरे पास है भाई संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, करिए इसमें केंद्र सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। भाई क्या होता है जो केंद्र सरकार है वो क्या कमजोर होती है राज्य सरकार से, ठीक है। इसमें क्या होता है जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार से कम होती है। तो जैसे बोल सकते हैं इसका उदाहरण लेना मोदी जी का एक कमजोर है केजरीवाल से। इसमें अगर हम संघात्मक शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो दूसरा बात है इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती, मतलब कि इसमें जो केंद्र सरकार है उसको अगर संविधान में बदलाव करना है तो उसको राज्य सरकार की सहायता लेनी पड़ेगी। उसके बाद शक्तियां कई स्तर पर विभाजित होती है, इसका मतलब भाई जो भी शक्तियां हैं वो राज्य सरकार के पास होती है, केंद्र सरकार के पास होती है, तो सबके पास शक्तियां क्या बटी हुई होती है। फिर कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। भाई दोहरी नागरिकता का मतलब है तुम किसी दो स्टेट में जाके वोट दे सकते हो, ठीक है। और मान लो तुम दिल्ली में हो, ठीक है, वैसे मान लो तुम यूपी में चले गए, दोनों जगह तुम क्या जाके वोट दे सकते हो। फिर दोनों स्तर की सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। भाई जो दोनों स्तर के लोग हैं, ठीक है, वो क्या अपने अपने में मतलब जैसे मान लो कि जो राज्य सरकार है वो अपने पूरे राज्य में अपना शासन चलाएगी और जो केंद्र सरकार है वो पूरे केंद्र में अपना शासन चलाएगी, ठीक है। भाई नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता और उससे अलग एक विशेषता। देखो भाई यहाँ पे बात करें अब ना भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको हम बेल्जियम से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कह रहे बेल्जियम से मिलती जुलती जो विशेषता है वो ये है कि भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ मतलब कि सरकार का गठन किया गया। इसका मतलब ये कि भाई जो भी सरकार है ना वो एक सरकार बनी हुई है, उससे आगे सरकार नहीं बनी है। ऐसा बेल्जियम के अंदर भी है और क्या भारत के अंदर भी है, ठीक। फिर भाई अगला हमारे पास है कि बेल्जियम से मिलती जुलती, हाँ भाई मिलती जुलती अलग एक विशेषता, एक अलग विशेषता कौन सी है, अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो क्षेत्रीय सरकारों में सुपुर्द कर दी गई। भाई सुपुर्द का मतलब ट्रांसफर कर दी, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। बेल्जियम के अंदर क्या है बहुत सारी शक्तियां केंद्र सरकार से राज्य सरकार में बांट दी गई है, लेकिन भारत के अंदर क्या है कि भाई जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार के ऊपर कंट्रोल लगती है, जिससे मतलब कि मोदी जी केजरीवाल के ऊपर कंट्रोल लगते हैं। अगला भारत में संघीय व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है। तो भाई सबसे जो मेरे पास यहाँ पे पहली चीज है वो कह रहा है कि एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद, भाई जो 1947 हुआ था ना उसी की बात करता है कि भारत और पाकिस्तान की बोल सकते हैं बात, भारत आजाद हुआ था। आजादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़ों, रजवाड़ों का मतलब राजा वगैरह,
कब भारत में विलय हुआ, विलय का मतलब है गायब हो जाना, भाई बहुत सारे राजा वगैरह क्या गायब हो गए थे, एक तरीके से मालूम उनका राज्य खत्म हो गया था। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। भाई जो भारत में जो संघीय व्यवस्था शुरू थी ना, वो क्या है कि वो मेरे पास संघीय शासन व्यवस्था के आधार पर हुई थी। देखो जो पहले राजा वगैरह थे भाई उन सबको मिला के ही क्या है सरकार बनाई गई थी। फिर अगला मेरे पास है संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। भाई देखो संविधान ने क्या है दो स्तर को देखा, ठीक, जिसको बोलते हैं संघ सरकार, जिसको बोलते हैं केंद्र सरकार, और दूसरे पास है राज्य सरकार। इन दो को देख के चले तो केंद्र सरकार का पूरे भारतीय संघ पर प्रतिनिधित्व करना था। भाई जो केंद्र सरकार है वो पूरे भारत के ऊपर राज करेगी, लेकिन बाद में पंचायत और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। देखो पहले केंद्र सरकार तो था, ठीक है, फिर जाके उसके राज्य सरकार आ गई, उसके देखो पहले में था केंद्र सरकार, दूसरे में राज्य सरकार, फिर जाके पंचायत आ गई, नगर पालिका, ये सारे सारे बाद में आते रहे। भाई अगली बात करते हैं कि भारत संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कैसे होता है। ठीक है, तो संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकारों को तीन हिस्सों में बांटा गया। ठीक है भाई, पहले व्यवस्था इसको बोलते हैं संघ सूची, व्यवस्था अगला है राज्य सूची, तीसरा व्यवस्था समवर्ती सूची है। ठीक है, तो इन तीनों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं भाई संघ सूची क्या होती है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, ठीक है, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय जो संघ सूची है उसमें क्या क्या होता है, एक तो देश की सुरक्षा हो गया, विदेशी मामले कैसे हो गए और बैंकिंग वगैरह, इन सब की बात लेके चलते हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों एक तरीके से नीति जरूरत है। भाई देखो पूरे देश में चलाने लेके एक नीति बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अगला, इसी कारण इन विषय को संघीय सूची में डाला गया है। ठीक है, इसी कारण से क्या हुआ है जितने भी मामले हैं सबको संघ की सूची में डाला गया है। फिर जो फोर्थ मेरे पास है कि संघ सूची में वर्णित, वर्णित का मतलब है लिखा हुआ, वर्णित विषय के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। ठीक है, जो संघ सूची है इसमें कानून बनाने का जो अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और किसी के पास नहीं है। तो भाई वही कह रहे कि पहले इसमें 97 विषय थे टोटल, मतलब कि 97 बातें थी, परंतु वर्तमान में 100 विषय हैं इसमें। ठीक है, पहले जैसे बोलते हैं कि भाई देखो तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जैसे मतलब सुरक्षा हो गया, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार, मुद्रा, ये सब क्या है बातें हैं, सारे सारे मामले हैं, तो बोल सकते हैं विषय हैं। मैं तो 5 विषय गिनवा दिए, 1 2 3 4 5, पहले 97 विषय थे, अब उसका भी 100 विषय आ गए ऐसे करके। अगली बात करते हैं जो राज्य सूची क्या है। तो सरकार राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय, मतलब कि प्रांत का मतलब राज्य होता है, जब भी तुम बोलो प्रांत, प्रांत का मतलब निकल जाता है राज्य। तो कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय। ठीक है, ये सारे सारे विषय इसके अंदर देखे जाते हैं। फिर करेगी राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। भाई जो राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार को इसमें कोई भी हाथ नहीं डाल सकते अपना। अब भाई मेरे पास जो अगला है, इसमें पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हो गए। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस को बोलते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में शिक्षा हो गया, वन जंगल वगैरह, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे। भाई उत्तराधिकार का मतलब है कि किसके ऊपर किसका मालिकाना हक होगा। ठीक है, मालिकाना हक को हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से उत्तराधिकार बोलते हैं। जैसे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकार की साझी दिलचस्पी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है भाई इन विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही है। फिर लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। भाई जैसे मान लो कि 2 कानून बनाए गए, ठीक है, तो एक कानून ऐसा है कि जो केंद्र सरकार ने बनाया, दूसरा कानून ऐसा है जो बनाया राज्य सरकार ने। तो अगर इन दोनों में टकराव होता है, ठीक है, तो केंद्र सरकार है उनका कानून माना जाएगा, राज्य सरकार के कानून को हटा देते हैं। ठीक है, अगला कि पहले इसमें 47 विषय थे परंतु 52 विषय। भाई अगली बात करते हैं हम कि अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है। ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं बेकार शक्ति क्या है। वह विषय जो ऊपर के 3 सूची में नहीं है तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, उसे हम क्या बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, मतलब कि संघ जो है ना वो चलता कैसे है।
सबसे पहले बोलते हैं भाई भाषीय राज्य, ठीक है। भाषीय राज्य देखो, ये अगर तुम यहाँ से पूरा सारा पढ़ोगे ना तो उसमें तुम्हें ये वाली बातें पता लगेगी कि जो लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोल देंगे भाषीय राज्य। तो इस यहाँ से लेके ना भाई यहाँ तो जितना भी है, इसे एक बार तुम्हें रीडिंग करनी है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास इसको बोलते हैं भारत की भाषा नीति। भाई भारत में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, ठीक है, वो सारा सारा तुम्हारे इसमें लिखा हुआ है। हल्की बस की तुम्हें रीडिंग करनी है और ये तुम्हारा सारा क्लियर हो जाएगा। अब भाई इसे पढ़ते हैं हम कि केंद्र सरकार मतलब कि केंद्र और जो राज्य में संबंध क्या होता है। सबसे पहले भाई कह रहे कि सत्ता की साझेदारी के संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक में कैसा रूप लेगी, यह ज्यादातर इन बातों पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। देखो भाई हमारे भारत के अंदर ना देखो क्या होता है, सत्ता की जो साझेदारी है, जो सत्ता जो बांट रखी है, ठीक है, सत्ता दो जगह बटी होती है, एक होती है केंद्र सरकार के बीच में, दूसरे पास है राज्य सरकार के बीच में। इन दोनों में हमारा पूरा देश क्या है, बटा हुआ है, ठीक। अब भाई जो सत्ता की साझेदारी है वो किस तरीके का रूप लेगी, मतलब क्या अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि भाई जो देश के जितने भी नेता वगैरह ना वो किस तरीके से इस व्यवस्था को चलाते हैं, अनुसरण का मतलब है चलाते हैं, ठीक है। फिर काफी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा है। भाई देखो बहुत समय से ना हमारे देश के अंदर क्या है कि जो एक ही पार्टी है उन्हीं का कानून रहा है। फिर इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने स्वायत्ता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। देखो भाई हमने जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस ने टोटल मान लो 70 साल प्लस तक राज किया, ठीक है, 70 साल तक राज किया, तो वही वाली बातें चल रही है, और उन्होंने बहुत सारे अपने अधिकारों का उपयोग नहीं भी किया है। फिर जब केंद्र और राज्य में अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश करी। देखो भाई जब ना केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है इन दोनों की ना जब बातें चली, ठीक, तो क्या हुआ भाई जो केंद्र सरकार है उसने राज्य सरकार के जो जितने अधिकार है, जो उनकी जो पावर है, उन सबको इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधान मतलब कि भाई संविधान से संबंधित जो भी बने हुए कानून है उसी को बोलते हैं संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग करके विपक्षी दल की राज्य सरकार को भंग कर देती थी। देखो भाई पहले क्या होता था कि जब ना कांग्रेस थी, कांग्रेस का स्टार्टिंग से थी, जब हमारा भारत देश आजाद होता उससे पहले से कांग्रेस थी, तो हुआ क्या था भाई कि जैसे ही कांग्रेस के खिलाफ कोई दूसरे खड़ी होती वो तुरंत ही उसकी पूरी पार्टी को खत्म कर देती थी। अब पार्टी को खत्म करने का तरीका कोई सा भी हो सकता है। अगली बात करते हैं, यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। भाई मतलब कि जो संघवाद है उसके अगेंस्ट काम था ये। फिर 1990 के बाद यह स्थिति काफी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, ठीक है भाई। अब क्या नए नए क्षेत्र आ गए तो उन नए क्षेत्रों में नई नई सरकार बनने लगी। फिर यही दौर केंद्र में संगठन सरकार की शुरुआत का भी था। भाई देखो जैसे ना जो बस ना एक तरीके से मान लो कि जो संगठन सरकार है जैसा इसका रुतबा था पहले, वो जो क्या है कि जो कांग्रेस है उसी के जैसा रुतबा संघ मतलब कि एक बोल सकते हैं गठबंधन सरकार का भी था। कह रहे चूंकि किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भाई देखो एक बहुमत ना मिलना एक तरीके से बोल सकते हैं सीट ना मिलना, ठीक है। इसीलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ी। देखो सिर्फ पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस को हराने के लिए बहुत सारे लोगों ने मिलकर अपनी एक सरकार बना ली, ठीक। उसके बाद इससे सत्ता में साझेदारी और सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। अब क्या हो भाई कि जो भी सरकार थी उन सब के लिए ना एक तो देखो भाई खुद ही सरकार बनाना, और देखो यहाँ पे कह रहा है कि इससे सत्ता साझेदारी और सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इसका मतलब ये होता है भाई कि जो पहले कांग्रेस सरकार थी उसकी बात ना मानने के लिए लोगों ने क्या किया कि नई नई पार्टी बनाई और उसकी बात पर चलने लगी। उसके बाद इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले ने बल मिला। देखो भाई अब कांग्रेस के अलावा जो नई पार्टी थी ना उससे क्या है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी उसको बल दिया, हमें तुम अपनी पार्टी बनाओ हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगली बात मेरे पास है गठबंधन सरकार। तो कह रहे कि एक से अधिक राजनीतिक दलों को मिलाकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। मान लो कि भाई दो पार्टी हैं दोनों मिल गई उन्होंने नई सरकार बनाई, उसी को हम बोलते हैं गठबंधन सरकार, ठीक है। अब जो मेरे पास अगला है उसको बोलते हैं
अनुसूचित भाषाएं, भाई पहले समझो अनुसूचित भाषाएं कौन सी होती हैं। वे 22 भाषाएं जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है उसे अनुसूचित भाषा कहते हैं। इसको बस याद कर लेना। भाई हम अगली बात करते हैं कि भाषाई राज्य क्यों। देखो अब क्या होता है भाई, हमने सिंपल से बता दिया भाषाई राज्य क्यों। अगर ऐसा आता ना कि भाषाई राज्य क्यों बनाना चाहिए, तो इसका एक सिंपल सा आंसर ही होता है कि जो लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं ना उनको एक जगह रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें उसमें वही लिखी हुई है। हल्की से इसकी रीडिंग मार लो तो समझ में आ जाएगा। भाई अगला हमारे पास है भारत में भाषाई विविधता। अब देखो भाई यहाँ पे होता ऐसा है कि जो हमारा भारत देश है उस देश के अंदर ना भाई अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं। जो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके आधार पर क्या है कि देशों को बांटा गया है। ठीक है, जैसे मान लो कि पहले के टाइम पे क्या था, जब हमारे देश का बंटवारा होता पाकिस्तान के साथ, तो उस टाइम ये वाली बात निकल के आई थी कि अलग अलग भाषा बोली जा रही है। ठीक है, उस अलग अलग भाषा को बोलने के आधार पर ही हमारे देश के बहुत सारे टुकड़े हो जाते जो कि नहीं हुए। जो टोटल भारत था उसके दो टुकड़े हुए, एक तो पाकिस्तान हो गया, तो दूसरा हमारे पास हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, वही सारी बातें। फिर भारत में विकेंद्रीकरण की बात करते हैं कि भाई जो भारत में विकेंद्रीकरण है इसका मतलब क्या होता है। फिर भारत एक विशाल देश है भाई, बहुत ही बड़ा देश है, जहाँ दो स्तर वाली सरकार, दो स्तर में बता दें, बस करती है केंद्रीय, दूसरे पास राज्य। तो ये कह रहे हैं कि दो स्तर वाली सरकारों से काम चलाना बहुत मतलब कि मुश्किल काम है। फिर भारत के कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े, भाई कुछ कुछ राज्य यूरोप के पूरे देश से बड़े। ठीक है, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश तो रूस से भी बड़ा है। भाई देखो जो यूपी है वो क्या, उसमें जनसंख्या बहुत ज्यादा है। अब इसको एक जने का चलाना बहुत ही मुश्किल सा है। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खान पान और संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है। भाई इस पूरे यूपी के अंदर ही भाई बहुत ही अलग अलग प्रकार की भाषा, अलग अलग प्रकार के लोग तुम्हें मिल जाएंगे। तो इसलिए क्या है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास है कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जाता है। उसके बाद वही करें भाई स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधा भागीदारी सुनिश्चित होती है। देखो भाई होता ऐसा है भाई, बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जो कि सीधा जो सुप्रीम कोर्ट तक बात जानी चाहिए उसकी। जैसे मान लो कि पूरे पूरे यूपी में एक भाषा लागू करने की बात चल रही है, तो ये क्या बात होगी भाई, इसको पूरा देश देखेगा कि भाई ऐसा होना चाहिए फिर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लो पूरा पूरा यूपी है, ठीक है, मान लो यूपी है, उसमें ना 100 प्रकार के अलग अलग लोग रह रहे हैं। ठीक है, पूरे 100 प्रकार के अलग अलग लोग हैं। तो ये जो 100 प्रकार के अलग अलग लोग हैं भाई, ये कैसे काम करेंगे और कैसे काम नहीं करेंगे इसकी बात पड़ती है सारी की सारी। ठीक है, तो अब अगर ऐसा करते हैं तो इसको केंद्रीय स्तर पे देखा जाता है, राज्य स्तर पर नहीं देख सकते। नेक्स्ट बात है भाई पंचायती राज क्या होता है। भाई वैसे नॉर्मली गांव में पंचायत होता है, तो गांव के स्तर पर स्थानीय शासन को पंचायती राज कहते हैं। इसको पढ़ लेना, यार समझ में आ जाएगा। भाई हमारे पास कुछ कुछ बातें जो पंचायत के बारे में, तो मैं इसकी बस ना एक हल्की हल्की रीडिंग करनी है। ठीक, ये सारी बातें तुम्हें बस याद कर लेनी है और बाकी सारा हो जाना है। अगली बात करते हैं ग्राम पंचायत क्या होता है। तो कह रहे हैं कि प्रत्येक गांव या ग्राम, भाई गांव को ही ग्राम बोलते हैं, समूह की एक पंचायत होती है। भाई पंचायत में जैसे मान लो कि देश के जैसे मान लो भारत है, तो भारत में क्या बहुत सारे कोर्ट वगैरह हैं, तो वैसे ही हमारे पास क्या है कि जो गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, जिसमें कई सदस्य, एक अध्यक्ष होता है। भाई बहुत सारे सदस्य होते हैं, उनका एक अध्यक्ष, एक ना लीडर होता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। अगला भाई जो वैसे पंचायत समिति, पंचायत समिति क्या होती है, कई ग्राम पंचायत मिलकर, ठीक है, बहुत सारी ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पंचायत समिति बोलते हैं। ठीक है, अब भाई इसके आगे इसकी कुछ विशेषताएं पंचायत की, कुछ कुछ ना देखो कुछ कुछ परेशानी है पंचायत में, इसको पढ़ते थे भाई आराम समझ में आता है। मेरे पास पहला है जागरूकता का अभाव। भाई तो मैंने ये जिससे तुम्हारे पास सारी सारी हेडिंग है। ठीक है, अब इस हेडिंग को तुम्हें एक्सप्लेन करना होता है, जिसमें मतलब कि जागरूकता का अभाव। देखो लोग ना पंचायत की बात को इग्नोर मारते हैं, तो लोग क्या है पंचायत से बोल सकते हैं कि भाई जो भी इसमें कमी है, जैसे जागरूकता का अभाव है, लोग ना ज्यादा जागरूक हुए नहीं है कि भाई पंचायत नाम की कोई चीज भी होती है। अगला क्वेश्चन धन का अभाव। भाई जो पंचायत होते हैं उन सबके पास धन का अभाव होता है, धन की कमी होती है, जिस कारण से वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते। फिर आगे अधिकारी की मनमानी। भाई जो पंचायती अधिकारी होते हैं, ठीक, वो शायद सारे क्या होते हैं, एक तरीके से मान लो कि अपनी अपनी मनमानी चलाते हैं। ठीक है, ये नहीं कि वो देखे, अगर उन्हें थोड़ा पैसा दे ना, थोड़े पैसे के लालच में ही वो अपने हिसाब से काम करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जन सहभागिता की कमी। मतलब कि जो जनता है वो उनकी बातों पर भरोसा नहीं करती, बोलते हैं हाँ ठीक है जो है इसको क्या इग्नोर मारो इसको।
दूसरा मेरे पास है भाई कि केंद्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना। भाई जो पंचायत होती है उनको पैसे जो सरकार जल्दी देती नहीं है। फिर चुनाव नियमित रूप से नहीं होते। भाई जो पंचायत के जो चुनाव है ना वो ढंग से होते नहीं है। भाई अगली बात करते हैं जिला परिषद क्या होता है। किसी जिले के सभी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। भाई एक जो मतलब ये कह रहे हैं कि कोई भी जिला है, ठीक। भाई तुम्हें जिला पता होना चाहिए क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे गाँव होते हैं, ठीक है। उस गाँव को अगर हम एक साथ मिला दें तो इस पूरे जिला बोलते हैं, ठीक है। अगली चीज भाई नगर निगम की बात करें तो भाई कह रहा है कि इस प्रकार स्थानीय शासन वाली जो संस्था शहर में भी काम करती है, जैसे गांव में काम करती है ना, ठीक तरीके से वैसे ही कुछ व्यवस्था हमारे पास क्या है शहर में काम करती है, उसे हम बोलते हैं नगर निगम, ठीक है। भाई इसके लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस तुम्हें इसकी हल्की से रीडिंग कर लेनी है। भाई ये देखो, अब तो मैंने नॉर्मली करना क्या है, ये जो पूरे पूरे जो चैप्टर है इनके तुम्हें जितने भी नोट्स बनते हैं, ठीक है, इन सबको पहले बनाना है। फिर तुम्हें इसके बाद ना जो NCERT की बुक है भाई इन सब की रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद तुम्हारे पास जो NCERT के जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह तुम्हें करने हैं। और अगर किसी के पास भाई सपोर्टिंग मटेरियल है तो उसके क्वेश्चन आंसर भी याद कर लो, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। और जितने नोट्स है भाई नोट्स को कम से कम रट्टे मार लेना। नोट्स में पूरे के पूरे लर्न होना चाहिए अगर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो एग्जाम में तो। धन्यवाद।